हेलो एंड वेलकम। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966। क्या आपने इससे पहले कंडक्ट रूल्स के बारे में कभी सुना है या पढ़ा है? डेफिनेटली। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, इंडिया में रहते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फॉलो करने होते हैं कंडक्ट रूल्स। तो इसी तरीके से मैंने रेलवे के परिप्रेक्ष्य में आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 में लागू हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट में 1964 में जो है क्या कहते हैं इनको लागू किया गया था। नोटिफाइड हुआ ये 21 मार्च 1966 को रेलवेज में, और ऑल जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं सभी किसी भी कैटेगरीज में कहीं भी काम करते हैं उन सभी पे एप्लीकेबल होता है। इसका पर्पज़ है कि लोगों में डिसिप्लिन आए, लोगों को वर्क के प्रति और देश के प्रति इंटीग्रिटी पैदा हुई और एथिकल कंडक्ट जो है उनकी पब्लिक सर्विस में पैदा हो। तो टोटल आज हम जिन सर्विस कंडक्ट रूल्स को डिस्कस करेंगे वो 26 हैं। उन 26 के सर्विस रूल्स कंडक्ट रूल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये क्यों नेसेसरी है और क्यों आवश्यक है। मैं राशिद अशरफ कादरी, ZARAS से ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। मैं लगातार आपके सामने वीडियो लाकर रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ZARAS से ज़रा सा सॉल्यूशंस, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बैक टू द सब्जेक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम किसी भी संस्था में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हम डिसिप्लिन के साथ रह सकें और वहाँ की डिसिप्लिन और उस संस्था से रिलेटेड इंटीग्रिटी को हम कायम रख सकें। हमें अगर हम किस घरों में भी रहते हैं तो घरों के भी एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि घर में हमें किस तरीके से रहना होता है, घर में किस तरीके से हमें अपना एक दूसरे से व्यवहार करना होता है, या एटिकेट्स होते हैं हमारे, वो सब हम घर में भी जो है हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें सिखाते हैं, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और अहबाब हमें सिखाते हैं। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, जब ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ गई तो नेचुरली इट इज़ नेसेसरी कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो रिटर्न में होने चाहिए। जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैंने बात करी इसकी डेफिनेशंस की, फिर उसके बाद करी मैं कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब से चालू हुआ। और अब अगर मैं इसके कंडक्ट रूल्स की बात करूँगा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 1 और 2 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 1 और 2 में डेफिनेशंस और डेट ऑफ इंसेप्शंस इसमें आता है। अगर कंडक्ट रूल नंबर 3 की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कर्मचारी के लिए कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। किसी भी रेलवे सर्वेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रोफेशनल डीलिंग्स में और पर्सनल कंडक्ट्स रिलेटेड टू देयर ड्यूटीज़ जो है उसमें वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी रखे। अगर वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी नहीं रखता है तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। दूसरा है डिवोशन टू ड्यूटी। ऑल रेलवे एम्प्लॉइज मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट अनवेवरिंग डिवोशन टू देयर असाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क। जो भी उन्हें टास्क दिए जाते हैं, जो भी ड्यूटीज दी जाती हैं, उनको डिवोशंस के साथ पूरा करना है। थर्ड है बिकमिंग कंडक्ट बिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स रिफ्लेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ पब्लिक सर्विस। आप पब्लिक सर्विस में हैं तो नेचुरली आपका व्यवहार इस टाइप से होना चाहिए कि लोग आपको ये कहें कि ये पब्लिक सर्वेंट है, यानी आप एज ए सर्विस गिवर्स के तौर पर वहाँ पर होने चाहिए, और आपका बिहेवियर, आपका जो कंडक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी संस्थान में काम करने वाले जो सुपरवाइजर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके सबऑर्डिनेट जो हैं वो इस कंप्लीट इंटीग्रिटी को कायम रखेंगे और वो लागू करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। ओरल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो जो है रिटर्न में भी इस बात के इंस्ट्रक्शंस अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को लगातार देते रहेंगे। प्रॉम्प्टनेस, कर्टसी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसी में रूल्स 3A और 3B रूल के अंतर्गत 3 के अंतर्गत ही है। प्रॉम्प्टनेस, कर्टसी, नो डिस्कर्सी और डेलिबरेट डिले इन वर्क। जानबूझकर किसी काम में आप ऐसा नहीं हो कि उसमें जो है क्या कहते हैं उसमें आप उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं और उससे डेलिबरेटली उसको डिले करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। मैरिज एज, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल हेरिटेज में, क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एट्सेट्रा, इन सभी को लागू करना ज़रूरी होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपने अंदर में लाना होगा।
3C कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोहिबिटेड, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सुपरवाइजर मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इट, सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है, इंक्लूड वर्बल, फिजिकल, नॉन वर्बल, इनएप्रोप्रिएट कंटेक्ट्स लाइक ना क्या कहते हैं लगातार किसी को देखना, लगातार लेडीज़ के अगेंस्ट में जो है किसी तरह की फप्तियाँ कसना, फीमेल वर्कर्स के अगेंस्ट में या कुछ उल्टी सीधी बातें बोलना, उनको छेड़ना, उनको टच करना, लाइक दैट, इन सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी भी तरह की इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो नॉट ओनली डी.एन.आर एक्शन लिए जा सकते हैं बल्कि एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी जारी की जा सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिलेटिव्स रूल 4 कहता है नो मिसयूज ऑफ इन्फ्लुएंस, रेलवे सर्वेंट मस्ट नॉट मिसयूज देयर ऑफिशियल पोजीशन और इन्फ्लुएंस टू सिक्योर जॉब्स फॉर फैमिली मेंबर्स, कि अपने फैमिली मेंबर्स को जॉब दिलाने के लिए जो है क्या कहते हैं वो अपने जॉब का उपयोग करे। परमिशन रिक्वायर्ड, ग्रुप ए ऑफिसर मस्ट सीक परमिशन इफ रिलेटिव वर्क विद फर्म्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स, कोई ऐसी फर्म्स हैं जो आपके मित्रों की हैं, दोस्तों की हैं, रिलेटिव्स की हैं, अगर वो जो है क्या कहते हैं आपके साथ काम करती हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस रूल 5 कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज और उसकी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लिया जा सकता, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय उनमें हिस्सा नहीं ले सकता है, इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन लिमिटेड परमिशन क्या है कि वोटिंग अलाउड है, कैंपेनिंग और इन्फ्लुएंस अलाउड नहीं है। वोट तो देगा लेकिन कैंपेन नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी को, वो एब्सोल्यूट जो है क्या कहते हैं हमेशा उससे दूर रहेगा। मस्ट प्रिवेंट फैमिली फ्रॉम एंगेजिंग इन सबवर्सिव एक्टिविटीज से दूर रखने की कोशिश करेगा। रूल नंबर 6 कहता है ऑर्गेनाइजेशंस, नो ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग इंटीग्रिटी, मोरलिटी और पब्लिक ऑर्डर, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हो, देश की इंटीग्रिटी को खत्म के अगेंस्ट होते हो या आपकी मॉरलिटी को प्रभावित करते हो। डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में हिस्सा नहीं लेगा जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। मीडिया, वो कोई भी मीडिया, न्यूज़पेपर, कोई भी मीडिया चैनल आदि रन नहीं कर सकता है विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन के। क्रिटिसिज्म, एविडेंस एंड सीक्रेसी रूल नंबर 9 to 11, पब्लिक क्रिटिसिज्म, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज की पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। नो पब्लिक क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली द पॉलिसीज आर बीइंग मेड बाय हिमसेल्फ, उसी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी, तो अपनी बनाई हुई पॉलिसीज को अगर कोई आदमी क्रिटिसाइज करता है तो दैट्स नॉट गुड फॉर हिम, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट माना जाएगा। एविडेंस, कैन नॉट गिव एविडेंस इन इंक्वायरीज विदाउट सैंक्शन विद एक्सेप्शंस, कैन नॉट, किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दे सकता। ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन से, अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। इफ देर आर कम टू द आरटीआई एक्ट, तो आरटीआई में कोई मांगता है तो दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता है वो। फंड्स, गिफ्ट एंड डाउरीज 12-13A, कोई भी जो है क्या कहते हैं फंड रेजिंग है, नो फंड रेजिंग विदाउट परमिशन, किसी भी परमिशन के बिना कोई फंड रेजिंग नहीं की जा सकती। गिफ्ट जो है वो कोई भी एम्प्लॉय जो गिफ्ट है वो कितना, उसकी लिमिट तय की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट है तो उसको रेलवे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या 3,000, 1,000 या 5,000, अलग अलग ग्रुप्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग उसकी लिमिटेशंस हैं। डाउरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, डाउरी इन एनी फॉर्म, अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय एंगेज पाया जाता है कि उसने डाउरी ली है तो उसके अगेंस्ट में नॉट ओनली जो है कहते हैं क्रिमिनल एक्ट में जो है क्या कहते हैं कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि उसके अगेंस्ट में डी.एन.आर एक्शन भी लिए जाएंगे। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन रूल 14, ऑनर इवेंट्स, नो पब्लिक ऑनर इवेंट्स अनलेस सैंक्शन, जब तक कोई सैंक्शन नहीं की जाती जब तक किसी पब्लिक ऑनर इवेंट में नहीं जा सकता। फेयरवेल इवेंट्स अलाउड इफ प्राइवेट और इनफॉर्मल, खुद की हो, पर्सनल हो। सिंपल एंटरटेनमेंट बाय पब्लिक बॉडीज, कोई सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए कोई पब्लिक बॉडीज हो जो मेले ठेले वगैरह इस टाइप की चीज़ें या कोई और इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जा सकता है। प्राइवेट ट्रेड एंड सबलेटिंग रूल 15 और 15A, प्राइवेट बिजनेस रिस्ट्रिक्शन है, नो प्राइवेट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और मीडिया पार्टिसिपेशन विदाउट अप्रूवल, किसी भी प्राइवेट बिजनेस में नहीं लग सकता है। अकोमोडेशन रूल्स, सबलेटिंग और होल्डिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन आफ्टर अलॉटमेंट एंड्स इज प्रोहिबिटेड। अकोमोडेशन रूल, सबलेटिंग और होल्डिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन, किसी भी सरकारी मकान जो सरकार द्वारा अलॉट किया गया उसको किराए पे नहीं दे सकता है, किसी और को नहीं चढ़ा सकता। Investment, borrowing and lending. Rule number 16 is speculation prohibited. No transaction that influence official duties. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। पर्सनल लॉस, स्मॉल पर्सनल लॉस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स लिए जा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में मस्ट रिपोर्ट व्हेन पोस्टेड टू ए कॉन्फ्लिक्ट प्रॉन पोजीशन,
हमेशा रिपोर्ट करेगा अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन हो तो। इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो किसी भी तरह के जो है क्या कहते हैं इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट उसका किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट उसका अपनी तनख्वाह के 2 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। Inhabitedness and insolvency rule 17 financial responsibility must manage finances responsibilities, must report insolvency proceedings और continuous salary attachments। ये हमेशा जो है क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको शो करता रहेगा, रिपोर्ट करेगा। सीरियस कंसिक्वेंस कैन बी डिसमिस फॉर अरेस्ट ड्यू टू डेब्ट और सीरियस हैबिचुअल इंडेप्टनेस, लगातार उधार लेना, इसकी वजह से अगर जो है क्या कहते हैं ऐसा कुछ होता है वो डिसमिस किया जा सकता है, और उसकी वजह से अगर वो उसको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन एंड ट्रांजैक्शंस, किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शन और डिक्लेरेशन ट्रांजैक्शंस वो करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इनिशियल डिक्लेरेशन रूल नंबर 18 मस्ट डिक्लेयर ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी एट अपॉइंटमेंट पे देना पड़ेगा। देन उसके बाद एनुअल रिटर्न्स के साथ भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ग्रुप और ग्रुप बी को देना ही होता है, जरूरी है, कंपलसरी। ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये ज़्यादा का या 10,000 रुपये ज़्यादा का होगा मस्ट बी रिपोर्टेड, जिसको अभी बता दिया गया है मैंने, जैसे कहा कि 2 महीने की सैलरी। फॉरेन प्रॉपर्टी रूल 18 रिक्वायर्स प्रायर सेक्शन टू एक्वायर सेल लीज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और एंटर इनटू प्रॉपर्टी डीलिंग विद द फॉरेनर्स। ऐसा कुछ होगा तो फॉरेन में अगर किसी प्रॉपर्टी से डील करेगा या जुड़ेगा तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा कुछ फाइनल प्रोविजंस 9 फुल विंडिकेशन इन्फ्लुएंस एंड मैरिज नीड प्रायर अप्रूवल टू डिफेंड ऑफिशियल एक्ट्स इन कोर्ट और मीडिया, पहले अप्रूवल लेगा अगर कोई कोर्ट वगैरह में जो है क्या कहते हैं किसी तरीके की कोई बात करनी होती है उसे। नो कन्वेंसिंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेकंड मैरिज एंड फॉरेन स्पाउस डिस्क्लोजर, सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, ड्यूरिंग ड्यूटी इंटॉक्सिकेट नहीं कर सकता, किसी भी तरह के जो है क्या कहते हैं नशे का प्रयोग नहीं कर सकता है। मस्ट नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड इन पब्लिक, खुले में नहीं कर सकता है। नो अल्कोहल एट हाउस बिफोर ड्यूरिंग ड्यूटी, ड्यूटी से पहले 8 घंटे पहले तक जो है उसको अल्कोहल छोड़ना होगा, ताकि अगर अल्कोहल वगैरह लेता है तो। अदर रूल्स हैं इंटरप्रिटेशंस, पावर रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है। डेलीगेशन, गवर्नमेंट डेलीगेट पावर्स किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं। रिपील ओल्ड 1950 रूल्स, रिपील हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस बाइंडिंग इवन इफ आउटसाइड दीज रूल्स, तब भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंडिंग्स उसके पास हैं। तो टोटल अगर मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूं तो यह है कि एथिकल गवर्नेंस, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन जो है वो इंश्योर करना मस्ट है। नॉन कंप्लायंस में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग डिसमिसल। एवरी रेलवे सर्वेंट मस्ट अंडरस्टैंड एंड अबाइड बाय दीज रूल्स। ये जो रूल्स हैं, हम जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, इंडियन रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने एक वर्ड सुना होगा D&AR रूल्स या डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स, D&AR। अगर आपने इसके बारे में सुना है और पढ़ा है तो नेचुरली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोड ऑफ कंडक्ट ही है जो आपके अगेंस्ट में D&R एक्शन के लिए मजबूर करता है। ये कौन है? आप जब भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ते हैं तो आप D&R में जाते हैं। किसी ने कोई चोरी की तो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है, किसी ने अगर कोई गलत काम किया तो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है, किसी ने अगर काम में देरी करी तो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है, किसी ने जो है जानबूझकर जो है गलत काम किया है तो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। तो जब भी हम कोई किसी कोड ऑफ कंडक्ट की किसी प्रोविजन को तोड़ते हैं तो हमारे खिलाफ D&AR एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आज आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जो है क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो है 1966 के रूल्स क्या हैं। टोटल 26 रूल्स हैं, जिसमें से 24 रूल्स और 22 जो है डेफिनेशन से रिलेटेड और जो है क्या कहते हैं उसके इंसेप्शन से रिलेटेड हैं। तो सभी के बाद आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और भाई दीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस के नहीं तो हमारे अगेंस्ट में D&R एक्शन लिया जा सकता है अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ZARAS से ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।